नमस्कार, जय हिंद। मैं बी एस दांगी सत्यधि शर्मा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में हमने एक अवस्था को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। हमने जीन पियाजे के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था कि बालक संज्ञान किस प्रकार से करता है, उसे किस प्रकार से ज्ञान होता है। हमने ये देखा, उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी द लर्निंग एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन पर प्रयोग किए और अपने सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे। दोस्तों, हमने आगे देखा कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसको कुल 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था कौन सी थी? इंद्रियानुगामक अवस्था। इंद्रियानुगामक अवस्था, जिसे हमने सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा था। हमने इसमें देखा कि इंद्रियानुगामक अवस्था में बालक को संज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात जितना भी संज्ञान उसे होता है उसमें सहायक होती है इंद्रियां। इसीलिए हमने कहा इंद्रियानुगामक अवस्था। इसकी अवधि मानी हमने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था से पिछली बार कई प्रश्न बने थे और इसको हमने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। हमने 6 उप अवस्थाओं में जो पहली स्टेज इसको बांटा, और सबसे बड़ी स्टेज हमारी यही थी। पिछले वीडियो में हमने इंद्रियानुगामक अवस्था को विस्तार पूर्वक समझा था। हमने कुल 6 भागों में इसको बांटा था, तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर कर लेता हूँ। आपसे प्रश्न ये है कि दूर अगर चादर पर कोई खिलौना पड़ा हुआ है, उसे बालक चादर खींचकर प्राप्त करता है। मतलब हम किस अवस्था की बात कर रहे हैं, हम किस उप अवस्था की बात कर रहे हैं? स्कीमा उसे कहा जाएगा, इंद्रियानुगामक अवस्था है। प्रश्न को एक बार फिर ध्यान से देखिए। दूर चादर पर पड़े खिलौने को बालक चादर खींचकर प्राप्त करता है, यह किस उप अवस्था में देखने को मिलता है? अगर आप वास्तविक रूप से टीचर बनना चाहते हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैं किस अवस्था की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहां थे आपके लिए प्रश्न। 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहली इंद्रियानुगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, जिसे हमने कहा सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद नंबर 2 पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक यहां देखने को मिलती है। इसे हम 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक मानते हैं। 2 भागों में इसको बांटा है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7। इसे बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद बात करते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये कुछ किताबों में 11 भी मिल जाता है, लेकिन वास्तविकता में 11 के अंत तक देखेंगे तो 12वां साल हो जाएगा, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। औपचारिक या अमूर्त 2 नाम इसके हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। सीधा सीधा फंडा यह है कि किशोर अवस्था तक इसको माना जाता है। तो ये थी अवस्थाओं की बात। आज हम यहाँ पर लेंगे स्टेज नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक एक हम समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट बन रही है तो आप कमेंट के माध्यम से इसको जरूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे और जहाँ भी जो समस्या बनने वाली है उनको हम अच्छी तरह समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्टेज नंबर 2, जो है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से कुछ बेसिक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको में ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उसमें स्टेज नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंग्रेजी भाषा में कहा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। इन 2 भागों को भी याद रखना है, क्योंकि पिछली बार जब एमपी टेट के एग्जाम हुए थे तो वहां पर यही पूछ लिया था कि भाई प्रज्ञा काल कौन सा होता है, ऐसा भी पूछ लिया गया था। तो आपको इसकी भी 2 सब स्टेज होती हैं, उनको हमें याद रखना है। तो दोस्तों, इसकी 2 अवधि होती है। देखिए कौन कौन से हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है।
दो भाग कौन से हैं, दो उप अवस्थाएं इसकी देखने को मिलती हैं, उनको हम देखेंगे और एक एक को फिर हम पढ़ेंगे। दो उप अवस्थाएं, देखिए कौन कौन सी दो उप अवस्थाएं हैं। दो उप अवस्थाओं में इसको बांटा है। यहां पर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, इसको हमने बांटा है दो भागों में। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक या संप्रत्यात्मक अवधि। नाम थोड़े से क्या है आपके, ये अलग या परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन याद रखें प्राक संप्रत्यात्मक अवधि इसको कहा जाता है। ये 2 वर्ष से 4 वर्ष तक मानी जाती है। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक इस अवधि को माना जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या खास बात होती है ये भी हम देखेंगे। लेकिन पहले देखें प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, और जो दूसरी अवधि हमारी देखने को मिलती है वो है अंतःदर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि ये मानी गई है हमारी 4 वर्ष से लेकर 4 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक बार फिर देखें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम 2 भागों में बांटा है, हमने 2 उप अवस्था में बांटा है। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, इसे बोला जाता है प्राक या प्राक प्रज्ञा काल भी इसको बोला जाता है, पूर्व प्रज्ञा काल भी इसको हम बोलते हैं। और एक हमारा होता है प्रज्ञा काल, इसे अंतः प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। ये पूर्व प्रज्ञा काल है और ये है आपका अंतः प्रज्ञा काल या प्रज्ञा काल इसको कहा जाता है। अब हमें करना क्या है, एक एक स्टेप को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे समझें, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो वीडियो को रोक कर देखें कि सर ने क्या बोला है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया है। एक बार फिर मेरे साथ आइए, हम पढ़ रहे स्टेज नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक मानी जाती है। इसके भी 2 उपभाग होते हैं। पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जिसे हमने पूर्व प्रज्ञा काल भी कहा है, इसे प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज भी कहा जाता है। अंतर्दर्शी अवधि, इसको हम प्रज्ञा काल या अंतः प्रज्ञा काल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक स्टेज को पढ़ेंगे, एक एक अवधि को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्राक संप्रत्यात्मक अवधि की, इसको हम देखेंगे और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये भी हम समझेंगे। 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक मानी जाती है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाई कोई सी भी चीज आपको समझना है या पढ़ना है तो आपको क्या करना है, अपने आप को रख कर देखो, अपने आप को रखकर देखो। या फिर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या कीजिए, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में कोई बच्चा है कि वो कैसे सीख रहा है, उसको कैसे ज्ञान हो रहा है, ऐसे आप विचार करो, आप अपने आप सारी चीज समझ जाएंगे। यहां पर हम ले रहे हैं सबसे पहले प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, पहली स्टेज ले रहे हैं हम इसमें, सब स्टेज के अंतर्गत प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। संप्रत्यात्मक अवधि, इसे हमने एक और नाम दिया है पूर्व प्रज्ञा काल। पूर्व प्रज्ञा काल, दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में कि पूर्व प्रज्ञा काल की अवधि क्या होती है। आपको लग सकता है कि सर तो बहुत ज्यादा डीप में ले जा रहे हैं, तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको मैं जो नहीं आता है वो भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कि इससे अगर कुछ आया तो आप कहीं से बना देंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको जिन प्याजे संबंधित इतनी बातें शायद ही कहीं पर देखने को मिले। तो दोस्तों इसे प्राक संप्रत्यात्मक अवधि भी कहा जाता है या पूर्व प्रज्ञा काल भी कहा जाता है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। और अवधि क्या होगा इसकी, 2 से 4 वर्ष। ये पहली सब स्टेज है, किसकी है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहली सब स्टेज, पहली उप अवस्था है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। अब 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक का जो बालक होगा उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसमें क्या क्या चीजें खास बात आपको देखने को मिलेगी, आप खुद विचार कर सकते हैं क्या होगा। 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक का बालक क्या करेगा, अतार्किक चिंतन करेगा, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बेतुकी बातें करता रहता है, मतलब चिंतन इस अवस्था में कैसा पाया जाएगा, अतार्किक चिंतन रहेगा। चिंतन कैसा रहेगा, अतार्किक चिंतन रहने वाला है। और वो फिजूल की बातें करता है, बेमतलब की बातें करता है कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बादल कहाँ जा रहे हैं, ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं। अर्थात वो चिंतन तो करता है लेकिन कैसा चिंतन करता है, अतार्किक चिंतन करता है। यही कारण है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में सूचकता का गुण आ जाता है। सूचकता, इसमें चिन्ह और प्रतीक का सहारा लेकर वो बातें कर सकता है या किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल करता है, जैसे घर घर खेलना। घर घर खेले होंगे आप भी, घर के खेलने से मतलब मिट्टी के खिलौनों को बनाना, भाई कि हाँ भाई ये रोटी बना रही है, कोई बालिका है तो पुरुष है तो या बालक है तो पुरुष का रोल निभाता है। रोल प्ले की भावना भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो रोल प्ले होता है, सूचकता की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है, अतार्किक चिंतन यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह 2 सीमाएं इस अवस्था की है। जिन पियाजे ने क्या कहा कि इस अवस्था की 2 सीमाएं सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या इसकी खास बात है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें अतार्किक चिंतन पाया जाता है। अतार्किक, इलॉजिकल बात है, अतार्किक चिंतन पाया जाता है। चिंतन तो करता है लेकिन कैसा चिंतन होता है, अतार्किक चिंतन करने लगता है। रोल प्ले की शुरुआत अब यहां से बालक करने लग जाता है। भूमिका निर्वाहन, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं, भूमिका निर्वाहन का मतलब होगा रोल प्ले करना, एक्टिंग करना। मम्मी पापा की देखा देखी वो काम करने लगते हैं, घर घर खेलता है, मतलब वो क्या करता है, यहाँ पर भूमिका निर्वाहन का काम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सूचकता विकसित कर लेता है, सूचकता का गुण विकसित हो जाता है। सूचकता का गुण विकसित, सूचकता का गुण विकसित हो जाता है, गुण विकसित हो जाता है। ये 3 विशेष बात यहां पर देखने को मिलती है। सूचकता का मतलब किसी भी प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर सकता है, अर्थात सूचकता की संबंधित चीजें यहां पर देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे कुछ और चीजें भी हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली है अतार्किक चिंतन, नंबर 2 पर है भूमिका निर्वाहन और नंबर 3 पर है सूचकता का गुण विकसित होना। सूचकता का गुण विकसित यहाँ पर हो जाता है। जिन पियाजे ने यहाँ पर क्या बताया, जिन पियाजे महोदय के द्वारा यहाँ पर इस अवधि की 2 सीमाएं मुख्य रूप से बताई है। तो सीमाएं कौन कौन सी है वो देखें हम विशेष करके। 2 सीमाएं यहाँ पर देखने को बताई है। जिन पियाजे ने बताया कि भाई जो ये प्राक संप्रज्ञात अवधि है इसकी 2 सीमाएं होती हैं, और 2 सीमाएं कौन कौन से थोड़ा ध्यान से देखें। 2 सीमाएं होती हैं, सबसे पहले जीववाद और एक होता है अहम केंद्रितता। 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। एक होता है जीववाद, सबसे पहला है जीववाद। ये इसकी क्या है, एक तरह से एनिमिज्म बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में, एनिमिज्म। और दूसरा होता है, इसे सजीव चिंतन भी कहा जाता है। सजीव चिंतन भी यही है, सजीव चिंतन, जीववाद, एनिमिज्म या सजीव चिंतन कहते हैं इसको हम। और नंबर 2 सीमा या दूसरी सीमा जो है वो है अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता, इसको हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिसिज्म, ईगो सेंट्रिज्म या सेंट्रिसिज्म। तो यहां पर देखें ध्यान से, हमें 2 सीमाएं देखने को मिली है। सबसे पहली सीमा क्या है, सबसे पहली सीमा जीववाद। जीववाद की हम बात कर रहे हैं, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एनिमिज्म, इसे सजीव चिंतन भी कहा जाता है। और दूसरी सीमा हमारी अहम केंद्रितता। और यहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। जीववाद क्या होता है, जीववाद किसे कहा जाता है। जीववाद के संबंध में बात करें तो जीववाद का ये जो गुण है, ये इस अवधि की सबसे बड़ी सीमा
है, बच्चा हर वस्तु को क्या मानता है, सजीव मानता है, हर वस्तु को सजीव मानकर चलता है। जैसे बालक किसी फर्श पर चल रहा है और गिर गया, उसे चोट लग गई, जब चोट लगती है तो रोने लग जाता है। उसके मम्मी पापा आके कहते हैं कि बेटा इसको तुम्हें चोट लगी है, इस फर्श ने आपको मारा है। उस फर्श पे वो लात मार के उसको मार देते कि ले इस फर्श को हमने मारा। बच्चा चुप हो जाता है। अर्थात बच्चा क्या समझता है कि ये सब सजीव है, जो भी है सब क्या है, सजीव है। मान लो उसका खिलौना है तो खिलौने को क्या मानता है, वो खाना खिलाता है या फिर उसे वैसी हरकतें करता है जैसे किसी जीव के साथ करता है, या जीवित ही उसको मानकर चलता है। वो अलग बात है कि आज के युग में जो है टेडी बियर को जो है बड़े बड़े लोग या जो वयस्क हो गए हैं, प्रौढ़ हो गए, युवा हो गए हैं, वो भी सजीव चिंतन के समान ही मानने लगे हैं। कुछ प्रभाव जो है समय का भी है, कुछ प्रभाव कोरोना का भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जीववाद का सीधा सीधा मतलब ये कि व्यक्ति जब सभी वस्तुओं को जीवित मानकर चलता है, मतलब वो सजीव चिंतन कर रहा है। अर्थात इस अवधि में 2 से लेकर 4 वर्ष का बालक हर वस्तु को क्या मानता है, जीवित मानता है। जैसे मान लो कुर्सी पे से गिर गया और मम्मी पापा ने आके कुर्सी को पीटा, मारा, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। अहम केंद्रितता, एगोसेंट्रिसिज्म या एगोसेंट्रिज्म क्या होता है? अहम केंद्रितता का मतलब ये, बच्चा ये समझता है कि हर चीज जो भी वातावरण में हो रही है उसी को ध्यान में रख के हो रही है। अपने आप को वो क्या मानता है, केंद्र मानकर चलता है कि भाई ये सूरज जो चल रहा है ये किसके साथ चल रहा है, ये मेरे साथ चल रहा है। ये चांद जो चल रहा है ये किसके साथ चल रहा है, ये मेरे साथ चल रहा है। अर्थात बालक अगर अपने गांव में है तो उसे लगेगा कि सूरज मेरे गांव में ही है, और जब उसके मामा जी के यहाँ या कहीं और चला जाए तो उसको लगता है कि ये सूरज चांद और उसके साथ साथ ही आ गए हैं। अर्थात वो किस भाव से प्रेरित है, वो अहम केंद्रितता के भाव से प्रेरित है। उसमें क्या है, अहम केंद्रितता है, वह अहम केंद्रितता के गुण से प्रेरित है। उसे लगता है कि तस्वीर के सारे लोग उसी को देख रहे हैं, तस्वीर के सारे लोग उसी को देख रहे हैं। अर्थात तस्वीर के सारे लोग उसी को देख रहे हैं। या फिर कहता है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है, चांद मेरे साथ चल रहा है, हवाएं मेरे साथ चल रही है, घटाएं मेरे साथ चल रही है, ये सब विचार कर रहा है। मतलब उसमें क्या है, अहम केंद्रितता का गुण है। तो प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें एक बार। जो मैंने बोला है या समझाया है उसको भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर देखें। अगर फिर भी डाउट बनते तो आप कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा निश्चिंत रहे, आपको जो है बिल्कुल आपको इसके संबंध में उत्तर जरूर दिया जाएगा। आपकी समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आपको कई प्रकार की क्लासेस अभी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और अपने भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हमने पढ़ी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आने वाली पहली अवस्था पूर्व प्रज्ञा काल। अब हम बात करेंगे प्रज्ञा काल की और इसमें आते हैं हम अंतर्दर्शी अवधि पर। अंतर्दर्शी अवधि को देख लेते हैं। स्टेज नंबर 2 या दूसरी उपावस्था है अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि, इसी को हमने कहा है अंतः प्रज्ञा काल। अंतः प्रज्ञा काल या प्रज्ञा काल भी कह सकते हैं। इसकी अवधि होती है 4 से लेकर 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष। अब बच्चा क्या है, बड़ा हो गया है। बच्चा बड़ा हो गया, 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है। पिछली जो कुछ कमियां थी अब वो दूर होंगी और वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, आगे बढ़ता है। इसे इंट्यूटिव पीरियड कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। इसे इंट्यूटिव पीरियड, इसे कहा गया है इंट्यूटिव पीरियड।
पूर्व प्रज्ञा काल के बाद हम बात करें अंतः प्रज्ञा काल की। इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में बालक अब समझ थोड़ी विकसित करने लगता है और उसकी सोच जो है थोड़ी अब डेवलप होने लगती है। इंट्यूटिव पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 4 वर्ष से लेके बालक की उम्र है 7 वर्ष अवधि की हम बात कर रहे हैं, 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का बालक है। इस अवधि में क्या होता है, वह जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी चीजें कर लेता है। जोड़ घटाव छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ घटाव कर लेता है। वहाँ जूते चप्पल जो बिखरे पड़े रहते हैं घर में, उनको व्यवस्थित रूप से जमाने लग जाता है। और क्या होगा, वहाँ अब जो भूमिका निर्वहन कर रहा था उसमें मजबूती लाता है। उसकी सोच में क्या होती है, थोड़ी सी वृद्धि होती है। सोच उसकी पहले से क्या होती है, डेवलप होती है। और सोच विकसित तो होती है लेकिन उसके पीछे छिपे हुए तर्क को नहीं जान पाता है। तो कुछ चीजें होती हैं इसमें देखने को मिलते हैं, हम आइए नोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चिंतन करता है, चिंतन का विकास, चिंतन का विकास होता है, विकास होता है। चिंतन का विकास देखने को यहां पर मिलता है। चिंतन अब पहले से सोच क्या होगी, ज्यादा बढ़ने लगेगी, लेकिन क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता, क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता। कुछ क्या सोच रहा है, मतलब पल पल में उसके चिंतन का विचार बदल जाता है और सही से चिंतन नहीं कर पाता है, क्रमबद्ध चिंतन नहीं देखने को मिलता है। आगे देखें, वह जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी छोटी छोटी चीजें कर लेता है। जोड़ घटाव गुणा भाग, छोटी छोटी संख्याओं की बात कर रहे हैं, गुणा भाग आदि कर लेता है। 7 वर्ष तक के बालक की बात हो रही है, आदि करने लगता है। जोड़ घटाव गुणा भाग आदि करने लगता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, मानसिक क्रियाओं के पीछे के नियम को नहीं जान पाता है। लेकिन मानसिक क्रिया के पीछे के नियमों को नहीं जान पाता है, मानसिक क्रियाओं के, लेकिन मानसिक क्रियाओं के पीछे के नियम नहीं जान पाता है, नियम नहीं जान पाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। मानसिक क्रिया मतलब मेंटली चीजें जो हैं उसके पीछे क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जैसे देखिए, मान लो ये ट्यूबलाइट जल रही है, बच्चे को कह दो कि भाई लाइट ऑन कर दो, तो जाके ऑन कर देगा। पता भी है कि भाई लाइट इसमें क्यों आ रही है, क्योंकि स्विच ऑन की है, लेकिन ये आई कैसे बनी होगी या किस तरह से यहाँ पर पहुंची है, उसके बारे में उसको तर्क मानसिकता का विकसित होना ही पाया जाता, उसकी मानसिकता विकसित नहीं होती है। ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन इसकी भी 2 सीमाएं हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई चिंतन का विकास होता है लेकिन चिंतन में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। फिर हमने देखा कि जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी छोटी छोटी चीजें वो कर लेता है, लेकिन क्या होता है विशेष करके कि यहाँ पर विशेष करके देखा जाए तो वो एक मानसिक जो एक क्षमता है उसको विकसित नहीं कर पाता है। इसकी भी 2 सीमाएं होती हैं, उनको हम देखेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसकी सीमाएं जिन पियाजे ने क्या बताई, थोड़ा ध्यान से देखें। अंतर्दृष्टि अवधि की हम बात कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया होगा। इसकी 2 सीमाएं हम देखते हैं। क्या सीमा है इसकी? सबसे बड़ी सीमा तो यहाँ पर है कि इसमें अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता जिसे हम अपलटावी चिंतन भी कहते हैं, अपलटावी चिंतन भी कहते हैं। अपलटावी चिंतन का गुण यहाँ पे होता है और लेक ऑफ कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण की यहाँ पर कमी होती है। यही 2 चीजें जो रहेंगी, अगला जब हम व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें ये क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। देखिए इसकी सीमाएं जिन पियाजे ने क्या मानी है, देखें सीमाएं इस अवस्था की क्या है। सीमाएं, सबसे पहली सीमा क्या है, सबसे पहला तो क्या है, अनुत्क्रमणशीलता। अनुत्क्रमणशीलता, क्रमणशीलता, इसे हम अपलटावी चिंतन भी कहते हैं। अपलटावी चिंतन, अपलटावी चिंतन, अनुत्क्रमणशीलता या अपलटावी चिंतन भी इसको कहा जाता है। चीजों को समझेंगे आप, परिभाषा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा तब, लेकिन आपको चीजों को समझना है। सबसे पहले देखिए अनुत्क्रमणशीलता क्या होती है।
अपलटावी चिंतन क्या होता है? पलटावी चिंतन की कमी ही क्या कहलाएगी? अपलटावी चिंतन। यहां पर इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, रिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी इसको कहा जाता है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब जिसको रिवर्स ना कर सके, अपलटावी चिंतन या फिर कह सकते अनुत्क्रमणशीलता का गुण इसमें पाया जाता है। जैसे सिंपल से में देखिए, मैंने किसी बालक को कहा कि भाई मुझे 6 का पहाड़ा बोलकर बताओ, उसने कहा कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ऐसा मैंने उसको बोला या उसने मुझे बोलकर सुनाया। मैंने उसके पहाड़े के बीच में उससे पूछ लिया कि कितने चौके 24, तो वो सही से नहीं बता पाता, मतलब उस चीज को रिपीट नहीं कर पाता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल और देखिए, मैंने एक उदाहरण के तौर पर देखा या उसको बताया कि भाई 4 गुणा 3 बराबर होते हैं 12। मैंने उसको बताया कि 4 गुणा 3 बराबर कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन मैंने उसी समय बोल दिया कि भाई 12 में किस संख्या से 4 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि 12 आ जाए, तो तुरंत जवाब नहीं दे पाएगा। या फिर ऐसा भी नहीं बता सकता कि 12 में अगर मैंने भाग दिया 4 का तो बताओ भाई क्या आएगा, इसको देख के सीधा नहीं बता सकता। और उसमें पलटावी चिंतन का गुण नहीं है। उसमें कौन सा गुण है? अपलटावी चिंतन है। जबकि हम जैसे मान लो सीधे आप समझदार है, मैंने कहा कि 4 गुणा 3 बराबर कितने होंगे, आपने कह दिया 12। मैं कह दूं कि भाई 4 में किसका गुणा करें तो क्या आ जाए? 12। तो आप बता सीधे 3। मैंने कह दिया कि 12 में किसका भाग दे कि 3 आ जाए, या 12 में 4 का भाग देने पर क्या आएंगे, तो हम सीधा बता सकते हैं कि भाई 3 या 4, जो भी आपका उत्तर रहे। मैंने कहा कि 9 गुणा 7 करने पर 63 आता है, 9 सत्ते 63। लेकिन मैंने उसी समय कह दिया भाई कि मान लो कोई पहाड़ा आपका बड़ा ले लिया, कि मैंने कहा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, लेकिन तुरंत कहा कि 7 गुणा 13 बराबर कितने, तो थोड़ा सा रिवर्स सोचने में क्या होती है समस्या। अर्थात बालक इस अवस्था में रिवर्स नहीं सोच पाता है। ये रिवर्स नहीं सोच पाना ही क्या है? अनुत्क्रमणशीलता है, अपलटावी चिंतन है। जैसे और आसान शब्दों में समझे, आसान शब्दों में मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 ऐसे गिनती बोलिए। बालक ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 19 20 और अब चल रहा है 20 20। आपको 19 20 का फर्क समझ में आ ही गया होगा कि 2019 क्या था, 2020 क्या हो गया। तो दोस्तों हमने ये 20 तक अंग्रेजी में क्या कहा? एक तरह से गिनती बोली। अब मैंने बच्चे से कहा कि भाई आपने 20 तक मुझे बोलकर तो सुना दिया, अब मुझे 20 से लेकर 1 तक रिपीट सुनाओ। बच्चा साफ मना कर देगा कि भाई मुझे नहीं आता सर, मुझे उल्टी गिनती नहीं आती। मतलब वो रिवर्स नहीं सोच पाता है। रिवर्स नहीं सोच पाना ही क्या है? अनुत्क्रमणशीलता है। तो आपको समझ में आई गई होगी अनुत्क्रमणशीलता की हम बात कर रहे थे। ये हो गई हमारी पहली स्टेज या पहली सीमा। दूसरी सीमा की मैं बात कर लेता हूं। दूसरी सीमा क्या है? दूसरी सीमा यहां पर रहेगी, एक तरह से अगर हम देखें तो दूसरी सीमा रहेगी संरक्षण का कमी, संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी। इसे कहेंगे हम लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण की कमी से क्या मतलब है? संरक्षण की कमी मतलब यहां पर किसी वस्तु के, अगर किसी वस्तु की मात्रा वही है लेकिन उसके आयतन में या उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन उसकी मात्रा फिर भी उतनी ही बनी रहेगी। अगर किसी को ये ज्ञान है, मतलब उसे संरक्षण का ज्ञान है। आसान शब्दों में समझिए, मान लो मैंने यहां पर क्या किया है, 3 गिलास लिए। ये यहां पर 3 गिलास में ले रहा हूं। ये 1 गिलास हो गया भाई, 1 गिलास है। ये एक और पतला सा गिलास है और 1 गिलास इस तरह का है।
ये 3 गिलास यहां पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। तीनों गिलास को ध्यान से देखिए, बहुत काम के हैं ये गिलास, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब मैंने क्या किया कि भाई एक गिलास जो है ये पूरा भर दिया। ये एक गिलास, इसको मान लीजिए कि भाई ये 100 ml है, 100 ml का गिलास है, 100 ml का गिलास ये है। और इसमें जब इस गिलास को उठाकर तीसरे गिलास को भी अब देखें तो मान लो ये 50 ml का, इसको भी मैंने पूरा भरा। अब यहां देखिए इस गिलास को मैंने क्या किया, इस गिलास में भी चौड़ाई अधिक है, मैंने यहां तक जो है एक तरह से देखा जाए तो मैंने 100 ml यहां पर, सॉरी यहां तक मैंने 150 ml जो है, एक बात को समझेंगे, ये मैंने यहां पर कितना इसमें लिक्विड लिया है 150 ml, यहाँ है 100 ml और यहाँ है 50 ml। अब अगर बच्चे से बुलाकर पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा पानी किस गिलास में है, तो क्या बताएगा, वो विचार करेगा कि भाई या सबसे कम किस में है, तो विचार करेगा, और सबसे कम वो जाहिर है कि पहले वाले में ही बताएगा, पहले वाले में ही बताएगा, क्योंकि उसे क्या लगता है कि जो ज्यादा दिख रहा है वही ज्यादा है। जबकि जो समझदार या जो हम बड़े होते हैं उन चीजों को समझ लेते हैं। एक छोटे बच्चे को देखा होगा आपने, वो कप लेना या गिलास लेना वो पसंद करता है जिसमें ज्यादा दिखता हो। विशेष करके देखें आजकल तो चाय के कप भी ऐसे आने लगे हैं कि भाई वो अंदर से उठे हुए होते हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं या ज्यादा चाय उसमें आ रही हो। वहां पर भी संरक्षण की कमी वाली चीजें देखने को मिलती हैं। एक बार फिर समझेंगे, मान लो मैंने तीसरा गिलास हटा दिया, तीसरा गिलास मैंने क्या किया, हटा दिया। अब और एक गिलास हमारा क्या हो गया, ये खाली कर दिया। अब क्या किया कि भाई इसका जो पानी है वो मैंने उठा के डाला किसमें, पहले वाले 100 ml था ये, इसका उठा के डाला मैंने इसमें, और यहां पर जो है 150 ml या 100 ml पहले से भरा हुआ था, उसमें जब इसको डाला तो ये कितना हो जाएगा, 250 ml। लेकिन बच्चे से पूछा जाएगा फिर भी कि भाई किसमें ज्यादा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये जो ज्यादा दिख रहा ना यही ज्यादा है। अर्थात जब वस्तु के आकार प्रकार में परिवर्तन कर देने पर उसका द्रव्यमान वही बना रहे, ये अगर ज्ञान है तो मतलब उससे क्या है, संरक्षण का ज्ञान है। और अगर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है मतलब उसमें क्या है, संरक्षण की कमी है। तो ये दो चीजें थी या दो सीमाएं थी जो हमने पढ़ी है। हमने कुल 2 अवस्थाएं अभी तक पढ़ चुके हैं। 2 अवस्था में सबसे पहली अवस्था थी हमारी इंद्रियानुगामक अवस्था। इंद्रियानुगामक अवस्था के बाद हमने पढ़ी अवस्था जो नंबर 2 थी, वो थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद हम बात करेंगे अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। दोस्तों प्रश्न यहीं से बनेंगे, प्रश्न बहुत सामान्य स्तर के बनेंगे और यहीं से बनेंगे। आपको करना क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर सही तरह से देने के लिए आपको पूरी तरह से वीडियो को बार बार देखना होगा, समझना होगा। वो चीजें जहां समझ में आ जाए या ना आए तो उसको वीडियो को एक बार फिर अच्छी तरह देखिए। चलिए हम बात करते हैं अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं, या सॉरी स्टेज नंबर 3 की बात कर लेते हैं। स्टेज नंबर 3 आपकी रहेगी, स्टेज नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी को पता है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है, लेकिन किताबों में मैंने कई जगह देखा है विशेष करके कि कहीं कहीं पर ये 7 से 11 लिखी रहती है, उसमें बच्चे उलझ जाते हैं। दोस्तों ये 7 से 11 में आपको उलझना नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ पे दुविधा नहीं है। आपको याद रखना ये है कि एनसीईआरटी क्या कहती है, विशेष करके इसको फोकस करके चलना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हम कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको सबसे पहले नाम याद रखें आप, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हमने कहा ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मूर्त होता क्या है।
मूर्त। मूर्त क्या है, इस चीज को हमने समझ लिया, मतलब हमें स्टेज समझ में आ गई। मूर्त मतलब क्या है, जो वास्तविक स्वरूप में हमारे सामने स्थित है। यहां पर एक शब्द है मूर्त, इस मूर्त को हमने कहा कॉन्क्रीट। मूर्त मतलब क्या है, मूर्त मतलब वे सभी वस्तुएं जो हमारे सामने हैं, जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगाकर, वो मूर्त होती हैं। मान लो मैं ये कहूं कि भाई मेरे अंदर एक विचार आया है, मेरे अंदर एक ख्याल आया है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ख्याल जो है ये मूर्त है कि अमूर्त है? क्या ख्याल दिखाई देता है? मुझे एक सपना आया, क्या सपना दिखाई दिया? मैंने सोचा है, क्या मेरी सोच आपको दिखाई दी? मतलब वो अमूर्त है। लेकिन मैंने कहा कि मार्कर मूर्त है कि अमूर्त है, तो ये मूर्त है। ये बोर्ड मूर्त है कि अमूर्त है, मतलब ये मूर्त है। अर्थात वे सभी पदार्थ जो वास्तविक रूप से मौजूद हैं, वो सभी कहलाएंगे क्या? मूर्त। तो इसे हम कह सकते हैं वास्तविक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक पदार्थ वस्तु इन्हें हम कहते हैं मूर्त। तो अर्थात जब हमारे सोचने का नजरिया या संज्ञान का माध्यम वास्तविक पदार्थ हो जाए, मतलब वो कौन सी अवस्था रहेगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहेगी। इस अवस्था में बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। इसीलिए यहां पर देखें, तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन मतलब क्या है? या तार्किक या मूर्त चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक कौन सा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करने लगता है। अर्थात अगर किसी वस्तु को देखकर उससे कुछ पूछा जाए, कुछ निष्कर्ष निकालने को कहा जाए, तो वो चिंतन कर सकता है। अर्थात तार्किक चिंतन करेगा तो सही, लेकिन उसका चिंतन कहां तक सीमित रहेगा? सिर्फ मूर्त वस्तुओं तक। मूर्त चिंतन करने लगता है। बालक इस अवस्था में क्या कर सकता है? बालक इस अवस्था में दो वस्तुओं के बीच तुलना कर सकता है। दो वस्तुओं को देखकर, दो वस्तुओं के बीच तुलना, दो वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है। दो वस्तुओं के बीच तुलना करने लग जाता है। उनमें समानता बता सकता है, असमानता बता सकता है, ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है। तो मूर्त चिंतन करता है, दो वस्तुओं के बीच तुलना करने लग जाता है। मानसिक संक्रिया करने पर निष्कर्ष यहां पर देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात और क्या है? इस अवस्था में पलटावी चिंतन करने लगता है। पलटावी चिंतन करने लग जाता है। पलटावी चिंतन करने लगता है। पलटावी चिंतन का विकास हो जाता है। पलटावी चिंतन का विकास होने से मतलब यहां पर क्या है कि अब बच्चा रिवर्स भी सोच सकता है। अब उससे कहो कि 1 to 20 तक आप जो नंबर मुझे उल्टे बोलकर बताओ, तो बोल सकता है कि 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। उल्टी गिनती 100 से लेके 1 तक लिख भी सकता है, सुना भी सकता है। मतलब वो कैसा चिंतन करता है? पलटावी चिंतन करने लग जाता है। इसमें और क्या खास बात है? इस अवस्था में बालक को क्या है? दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे। दिन, महीने, दिन, माह, तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन एग्जाम नहीं हो रही है। तारीख, वर्ष, समय आदि का ज्ञान हो जाता है। समय आदि का ज्ञान। तो ये कुछ खास बात थी इस अवस्था की। इस अवस्था की खास बात देखिए, मूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। अर्थात वो वस्तुओं को देखकर, समझकर, उनको सही तरह से सोच विचार करके उनके बारे में बता सकता है। दो वस्तुओं में क्या समानता है, क्या असमानता है बता सकता है। विपरीत सोच उसकी यहाँ पर विकसित हो जाती है। दिन, माह, तारीख आदि समय का ज्ञान उसको हो जाता है। ये मूर्त चिंतन की खास बात है। इसमें तार्किक चिंतन जो है देखने को मिलता है। तार्किक चिंतन है, यहाँ ये ना सोचे कि भाई तार्किक चिंतन तो औपचारिक में होगा। वहां पे अमूर्त और औपचारिक होता है, मतलब वो सोच को और बढ़ा लेता है। इसकी कुछ खास बात है, 3 संप्रत्यय विकसित होते हैं इसमें। जिन पियाजे ने बताया है कि इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। 3 संप्रत्यय विकसित होते हैं, मुख्य रूप से उनके द्वारा बताए गए। उन 3 संप्रत्यय को हम देखते हैं और समझते हैं। पियाजे ने बताया कि बालक में कुल 3 संप्रत्यय का विकास हो जाता है। वो 3 संप्रत्यय कौन से हैं? 3 संप्रत्यय का विकास होता है, 3 कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। 3 संप्रत्यय का विकास, 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय का विकास यहां पर माना है, बताया है उन्होंने।
तीन महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन कौन से विकसित होते हैं? सबसे पहला तो होता है संरक्षण। संरक्षण संरक्षण मतलब इसे हम कहें कंजर्वेशन। जो कमी वहां थी पिछले स्टेज में, अब यहां पर क्या होगा, वो विकसित हो गई है। अब बच्चों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते कि भाई आपने क्या किया कि भाई उसको छोटा ये बड़ा कप दे दिया जो अंदर से उठा हुआ था, उसमें थोड़ा सा कोई भी चाय दूध दे दिया, उसे कह दिया कि भाई इसमें ज़्यादा है ले लो। अब बच्चा मना कर देगा, नहीं मुझे तो जो ज़्यादा जिसमें आता है उसी में लेगा वो। अर्थात अब क्या हो गया, उससे संरक्षण का ज्ञान हो चुका है। संरक्षण मतलब यहाँ बचाना नहीं है। संरक्षण का मतलब यहाँ पर जो है उसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो वही रहेगा अगर उसके पदार्थ को किसी भी अन्य पदार्थ में डाला जाए या किसी अन्य जगह उसको हस्तांतरित कर दिया जाए, तो वहाँ पर उसकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है संरक्षण का ज्ञान। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा संबंध। दूसरा क्या है, संबंध। दूसरा क्या है, संबंध। इसे हम कहेंगे रिलेशन। रिलेशन अर्थात ये दो वस्तुओं के बीच आखिर क्या संबंध हो सकते हैं। अगर उसे हम कह दें भाई पंक्तिबद्धता का एक रूप भी यहां पर है। अगर उसे कह दे एक ही समान पदार्थ को अगर सही क्रम में जमाना है, मान लो किसी, यहां पर हम बात करें 7 से 12 वर्ष की, एक 7 या 8 वर्ष के बालक कह दो कि भाई प्रार्थना में लाइन में खड़े रहना है, सबसे पहले छोटा बच्चा फिर उसके बाद बड़ा बच्चा, इस तरह खड़ा रहना है, तो उसको संबंध पता रहता है कि आखिर हाँ भाई मेरा जो है नंबर है वो कहाँ पर आएगा। मतलब उसे संबंध का ज्ञान हो सकता है, यह अच्छी तरह हो जाता है। जबकि आप नर्सरी एलकेजी के बच्चे को देखिए, वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाइन में लगाना पड़ता है। आपने देखा भी होगा, आपने अधिकतर ने पढ़ाया भी होगा। तो ये संबंध का ज्ञान है। और तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरा रूप जो रहेगा हमारा रहेगा वर्गीकरण। इसे क्लासिफिकेशन हम कहते हैं, वर्गीकरण इसे कहेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यहां पर क्या होता है, मान लो को बहुत सारी वस्तुएं मिश्रित है या एक जगह उसको मिला दिया गया, उसको कह दे कि भाई इनको आपको वर्गीकृत करना है, अलग अलग इसको करना है। मान लो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के अनाज मिला दिए जाए, बच्चों को कह दिया जाए कि इसमें से आपको अलग अलग कीजिए, एक समान जो गुण वाले उनको अलग कीजिए, तो यहाँ पर वो वर्गीकृत जरूर कर सकता है। यही कहलाता है वर्गीकरण। तो दोस्तों ये थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 3 संप्रत्यय इसमें विकसित हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे, और जहां भी डाउट बनती है कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। आखिरी का हम देखते हैं, आखिरी स्टेज, छोटी सी स्टेज हमारी बची है, उसको हम पढ़ने के बाद इसे समाप्त करेंगे। दोस्तों अगले स्टेज पर हम आते हैं और अगली स्टेज हम पढ़ते हैं। अगली स्टेज हमारी नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 पर जो स्टेज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त को हमने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा है। इसकी जो समय सीमा रहेगी या समय अवधि रहेगी वो रहेगी 12 वर्ष से 15 वर्ष तक, या फिर सीधे सीधे शब्दों में लिख दें किशोरावस्था तक। अब आप सोच रहे होंगे सर किशोरावस्था तो 18 वर्ष तक होती है, लेकिन यहां पर किशोरावस्था 18 वर्ष तक ना मानकर जिन पियाजे ने क्या किया था, 16 वर्ष तक अध्ययन किया था अपने बेटे लॉरेंट और पुत्री जैकलिन और ल्यूसिन का। अपने 3 बच्चों का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पुस्तक लिखी थी द लर्निंग एंड द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि मुख्य रूप से जो है बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। अब हम अंतिम स्टेज पे आए हैं, चौथी स्टेज हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चे के सोचने का तरीका बदल जाता है। अब उसके सामने अगर वस्तु भी ना हो तो भी वो सोचने लग जाता है। अगर बच्चे को कह दिया जाए कि भैया प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, या प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए तो क्या करोगे, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा बता देगा कि वो क्या करेगा। बच्चा हो सकता है जो भी बताए, हो सकता है कि वो बताए कि भाई वो दिन भर क्रिकेट खेलेगा, वो फिल्म देखेगा, वो घूमने जाएगा, वो तो लॉकडाउन खोल देगा। ये सभी जो है विचार जो है कैसे होंगे, ये औपचारिक हैं। यहां पर तर्क में कल्पना का समावेश हो जाता है।
अब जो है तर्क उसके जो होते परिकल्पित होते हैं, कल्पना का समावेश करने के कारण ही इनको परिकल्पनात्मक तर्क कहा जाता है। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न एमपीटेट 2018 के प्रश्न पत्र में आया था कि किस अवस्था में परिकल्पनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। तो किस अवस्था में होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। दो नाम है, दोनों ही आपको याद रखना है। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, अमूर्त को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे अगर आप औपचारिक लेते हैं तो। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। किताबों में दे रही है यहाँ पर कि किशोरावस्था तक ना होकर सिर्फ 15 वर्ष लिखा है, 16 लिखा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी इसी चीज को लेकर क्या करती है कि 12 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, यहाँ तक सीधा आपको मानना है। इस अवस्था की खास बात क्या है? इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। और मैंने पिछली बार या पिछली अवस्था में आपको बताया था कि मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या है। अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज सामने है ही नहीं उसके बारे में भी आप विचार कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? अमूर्त चिंतन कर रहे हो। जो चीज आपके सामने है उसको देख के आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, बता रहे हो, मतलब कौन सा चिंतन कर रहे हो? मूर्त चिंतन कर रहे हो। जैसे मैं विचार करने को कह दिया जाए कि भाई आपके गांव पर क्या हो रहा होगा, आपका दोस्त, आपका मित्र क्या कर रहा होगा, बताइए। आपके सामने नहीं, आपने बता दिया कि वो तो अभी जो है क्रिकेट खेल रहा होगा, खेत में जा रहा होगा, ये आप बोल रहे हैं, मतलब कौन सा चिंतन कर रहे हैं? अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। तो अमूर्त चिंतन का यहां पर क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। परिकल्पनात्मक का मतलब यहां है कल्पना का समावेश करना, चिंतन करने लगता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको नोट करना है। देखिए कैसे अब बच्चे क्या है, इसके विचारों में जो है एक मजबूती आती है। वो दिन में सपने देखता है, तरह तरह के ख्याली पुलाव बनाने लगता है। वो विचार करता है कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। 12 वर्ष से 17 वर्ष तक की बात करके देखिए, अब क्लासेस कौन सी आ जाएंगी, 7वीं 8वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक की बात हम कर लें तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई वो इतना हो जाए तो क्या होगा, अगर उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर किशोरावस्था भी है, संघर्ष और तूफान का काल भी है, तो यहाँ पर जो है किशोर किशोरियों के प्रति आकर्षित ज्यादा होते हैं और किशोरी किशोर के प्रति आकर्षित ज्यादा होती है। अर्थात आकर्षण सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो इसी अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए इसको संघर्ष और तूफान का काल भी कहा जाता है। और किशोर अपने जीवन में सोचता है कि किशोरी अगर उसको प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन कैसा बनेगा। उसको मन में मस्त हो जाता है, मदमस्त रहता है और सपने देखता रहता है। अश्लील साहित्य पढ़ने की शुरुआत भी यहीं पे होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, विशेषकर कल्पना के लोक में विचरण करने लगता है और कई प्रकार के गलत और अतार्किक चीजें भी करने लगता है। एक और चीज यहां पर देखें, बालक में निगमनात्मक तर्क चिंतन का विकास होता है। बालक निगमनात्मक तर्क के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। निगमनात्मक तर्क कर सकता है। अब ये निगमनात्मक तर्क क्या होता है भाई? आपने दो तर्क प्रकार के देखे होंगे, दो विधि देखी, इंडक्टिव मेथड एंड एक तो होती है डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि, एक निगमन विधि। आगमन विधि को हम बोलेंगे इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि को बोलेंगे हम डिडक्टिव मेथड। तो यहां पर क्या निगमनात्मक तर्क का मतलब ये कि अब बालक जो है नियम से उदाहरण की ओर भी जा सकता है। बात को समझेंगे, पहले क्या होता था, शुरुआत में बच्चे को उदाहरण दिए जाते थे। शुरुआती क्लास को देखिए आप, 5वीं क्लास तक आपको सर्वसमीकाएं पढ़ने को नहीं मिलती हैं, किसी प्रकार के सिद्धांत से काम नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार के नियम नहीं बताए जाते हैं, संधि नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि संधि में क्या होगा, सबसे पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद उदाहरण की तरफ पहुंचेंगे।
अब यहाँ पर बच्चा बड़ा हो गया है और अब नियम से उदाहरण की ओर वो हल कर सकता है। उसे कोई सी सर्व समीकरण दे दी जाए और फिर सवाल दे तो सर्व समीकरण को उसमें पुट करके वो उत्तर प्राप्त कर सकता है। उसे कोई सा भी नियम बता दिया जाए, उस नियम को लागू करके वो समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये था निगमनात्मक तर्क। तो दोस्तों यहां तक हमने इस अवस्था के बारे में सब कुछ पढ़ा है। अगर अभी भी कोई पॉइंट आपकी समझ से बाहर जाता है तो आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को पूछ लेना है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जो है हम उत्तर दें और आपकी समस्या का समाधान करें। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, जिन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बाल विकास में। तो अगर आपको वीडियो समझ में कम आ रहा है तो एक बार फिर देखें, और नहीं आता है तब तक देखें। आप इसे जितना अधिक देखेंगे आपकी सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दिल से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।